दोस्तों, पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। चील के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन के अर्थ के आर पार भी सुराख कर दिए जाएं, तब भी अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन नहीं निकलेगा। नाज़रीन, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं, लेकिन इन 5 ओशन में से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि अर्थ का खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब बाकी के सारे ओशंस को हटाकर अगर पैसिफिक ओशंस को रखा जाए तो ये हमारे तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों की जगह ले लेता है। अगर देखा जाए तो हमारे अर्थ में जितना भी आइलैंड हैं वो इतने छोटे हैं कि अगर वो पैसिफिक ओशन में आएँ तो सिर्फ एक डॉट के बराबर नज़र आएंगे। और ओशन में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आइलैंड्स हैं उन पर कभी किसी इंसान ने पैर तक नहीं रखा। यानी अगर कोई पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसका मिलना एक किस्म से नामुमकिन है। लेकिन आज हम ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस समंदर में खो गया था, वो भी सिर्फ 10-15 दिनों तक नहीं बल्कि 438 डेज़ के लिए, जिसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जो चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता। ये शख्स जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा था, जिसने 438 डेज़ इस ओशन में बिताए, वो भी एक 7 फुट की बोट पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसने 14 महीने इस तूफान पर कैसी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। दोस्तों, ये बात है 2012 की, जिसके एक शहर कोस्टा एजल में जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा नामी एक शख्स रहता था। ये उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी था। 17 तारीख को ये अपने एक दोस्त के साथ फिशिंग करने के लिए रवाना हुआ। इनका फैसला था कि ये बोट पर सिर्फ आधा घंटा गुजारेंगे। इसकी वजह से इनकी बोट पर ज़्यादा सामान भी नहीं था। इनकी 7 फीट की बोट में सिर्फ एक इंजन था और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें ये मछलियाँ रखते थे। अपने साथ थोड़ी सी मछलियाँ ले जाने वाला जोस को ये क्या मालूम था कि उसकी ज़िंदगी के 438 डेज़ सबसे बदतरीन होने वाले हैं। ये मेक्सिको के साहिल से 130 किलोमीटर दूर आ गए और अपना जाल पानी में बिछा दिया। उसके बाद एक समुद्री तूफान वहाँ आ पहुँचा और अपने जाल छोड़कर ये दोनों वहाँ से बोट पकड़कर भाग गए। 7 घंटे मुसलसल बोट चलाने की वजह से उसकी बोट रुक गई, लेकिन अब वो तूफान काफ़ी पीछे रह गया था और 20 किलोमीटर का रास्ता ही रह गया था। लेकिन इन दोनों की किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया। अब ना ही उनके पास कोई दूसरा इंजन था और ना ही चप्पू, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसमें उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और अपने जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। अपने बॉस का जवाब का वेट करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों का कांटेक्ट बाहर की दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जोस और उसका साथी काफ़ी शौक में थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों ने सोचा भी नहीं था। वहाँ की हवा ने उन दोनों को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और जो शहर उनको नज़र आ रहा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। उनके दोस्तों ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का रहना मुश्किल हो रहा था। जोस और उसके साथी को अब 5 दिन हो चुके थे और अब हवा ने उनको 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो अब समंदर के उस पोर्शन में थे जहाँ पर हर जगह पानी ही पानी था। उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि इसको दूर से भी नोटिस नहीं किया जा सकता। ना उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग लगाकर किसी को सिग्नल भेज सकते थे। यानी उन दोनों को ये बात पता थी कि अब इन दोनों का बचना 1% से भी कम था। जो खाना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो अब उनकी बोट के सामने जो भी परिंदा आता था वो उसको खाने लगे या फिर समंदर से मछली पकड़कर उसको कच्चा खाते थे। समंदर का खारा पानी पीने से इनकी मौत हो सकती थी या फिर समंदर का पानी पीने से इनकी मौत हो, इसलिए उन्हें बारिश का पानी समंदर के अंदर बॉटल्स को निकाल कर उसमें पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल का खून पीते थे, वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और गुजरते गए लेकिन कोई ना आया। ये दोनों जिस मेंटल हेल्थ से गुजर रहे थे ये बात सोचकर भी अजीब लगता है। आखिरकार जोस का साथी ये बर्दाश्त ना कर सका और उसने बोट से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर जोस के साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था जो उन पैसिफिक ओशन की इस जगह पर मौजूद था जो कि सबसे खामोश जगह कहलाई जाती है। हत्ता कि यहाँ कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया
जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। अब कुछ दिनों बाद जोस को दूर से ही एक कार्गो शिप नज़र आई। पिछले 6 महीनों में अब उसने एक शिप देखी थी जिसको देखकर उसकी ज़िंदगी की उम्मीद जाग उठी। जोस ने उस शिप की तरफ इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से उनको जोस की छोटी सी बोट नज़र न आई और फिर से उसकी ज़िंदा रहने की उम्मीद पर पानी फिर गया। अब 8 महीनों बाद जोस अपनी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और जोस की किस्मत ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। 13 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने बाद, जोस ने पानी में नारियल तैरते हुए देखे और अब उसको समझ आ गया था कि आगे ही कोई आइलैंड है जिसे नारियल के पेड़ से गिरकर पानी में तैर रहा था। और कुछ ही टाइम बाद उसको वो आइलैंड नज़र आया। अब उसको डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे रह ना जाए, तो वो बोट से छलांग लगाकर उस आइलैंड की तरफ तैर कर गया। पिछले 14 महीने बाद जोस ने अब ज़मीन पर पैर रखा था और अब थोड़ा चलने के बाद उसको एक बीच हाउस भी नज़र आया जिसमें वहाँ के नौकर मौजूद थे। अब ये आइलैंड मार्शल आइलैंड में से एक आइलैंड था जिसको इबॉन एटॉल कहते हैं और ये भी जोस ने स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड की तरफ पहुँच गया। यहाँ उसको उस बीच हाउस का नौकर मिल गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें इस अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।